जरूर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद है कि आप सब लोग ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो प्रयाग एकेडमी के प्रयाग एग्जाम यात्रा में आप सभी का स्वागत है। तो कल की क्लास में जो अभी तक आप लोग पढ़ चुके थे वर्णमाला में, उसके आगे आज देखेंगे। जैसे अभी अपन कल देखे थे इसमें कि स्वर क्या है ना, स्वर और व्यंजन के बारे में देखे थे ना। तो स्वरों की संख्या कितनी बताई थी कल? आपने देखा था कि स्वरों की संख्या, तो हिंदी में स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 11 होती है, 11 होती है। और दूसरा पॉइंट बताया था कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या, हिंदी में व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या 39 होती है। और हिंदी में 2 अयोगवाह वर्ण होते हैं, हिंदी में 2 अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण, ठीक है, अंग और आह। तो जाके इनकी संख्या हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या 52 हो जाती है ना। तो हिंदी में यानी कि वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर में हमने बताया था आपको कि हिंदी में स्वरों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 11 होती है। उसके बाद हिंदी में व्यंजनों की संख्या जो होती है वो होती है 39 है ना। उसके बाद हिंदी में 2 अयोगवाह वर्ण होते हैं, अंग और आह, ठीक है। तब जाके कुल व्यंजनों यानी कि कुल हिंदी में वर्णों की संख्या हो जाती है 52, है ना। यदि पेपर में पूछा जाए कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 लगा के आएंगे ना, 52 लगा के आएंगे। उसके बाद देखेंगे प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर वर्ण, ठीक है। तो प्राणत्व के आधार पर वर्ण की बात करेंगे तो पहले नंबर में आएगा इसमें अल्प प्राण, अल्प प्राण। और दूसरे नंबर में यहां आ जाएगा महाप्राण, ठीक है, अल्प प्राण। और दूसरे नंबर में आ जाएगा महाप्राण। तो अल्प प्राण की अगर बात करेंगे तो इसकी ट्रिक होती है हिंदी, हिंदी में पहला कॉमा तीसरा कॉमा पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है, ठीक है। और साथ साथ दूसरा पॉइंट अंतास्त वर्ण, अंतास्त वर्ण या, वा, रा और ला, ये भी अल्प प्राण कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं, ठीक है। और यदि महाप्राण की बात करेंगे तो हिंदी में, हिंदी में किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का दूसरा कॉमा चौथा वर्ण, दूसरा कॉमा चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। और दूसरा पॉइंट ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन में सा 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 तीनों सा आ जाएंगे और हा, ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
तो प्राणत्व के आधार पर वर्ण, प्राणत्व के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्पप्राण और एक दूसरा होता है, एक होता है अल्पप्राण और दूसरा होता है महाप्राण। ठीक है, तो अल्पप्राण के क्वेश्चन बहुत आते पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सी अल्पप्राण ध्वनि है। ठीक है, तो अल्पप्राण की ट्रैक है कि हिंदी में किसी भी वर्ग का पहला या तीसरा या पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, अल्पप्राण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद या तो फिर अंतस्थ वर्ण आ जाए, अंतस्थ वर्ण में या व राला ये भी अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद महाप्राण में हिंदी में किसी भी वर्ग का दूसरा या चौथा वर्ण, दूसरा या चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन, जो सा तीनों सा आते हैं ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी के अंतर्गत, और एक आता है हा। ठीक है, तो ये भी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है। तो इस ट्रिक से आपको बनेगा कि हिंदी में किसी भी वर्ग का दूसरा या चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है, और अल्पप्राण में पहला तीसरा पांचवा या फिर अंतस्थ वर्ण, और महाप्राण में आ जाएंगे ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे घोष, घोष कौमा नाद या स्वर या झंकार के अनुसार, या झंकार के अनुसार व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है अघोष वर्ण, अघोष वर्ण, और नंबर दो होता है सघोष या घोष वर्ण, सघोष या घोष वर्ण, सघोष या घोष वर्ण। ठीक है, अब अघोष वर्ण की यदि बात करेंगे तो अघोष वर्ण की बात करेंगे तो इसमें आएगा अघोष में कि हिंदी, नोट करेंगे अघोष वर्ण में हिंदी में किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला कॉमा दूसरा वर्ण, पहला कॉमा दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, और सघोष या घोष वर्ण की बात करें तो हिंदी में किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा कौमा चौथा तथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा तथा पांचवा वर्ण सघोष या घोष कहलाता है, सघोष या घोष कहलाता है, सघोष या घोष कहलाता है। ठीक है, तो घोष नाद या स्वर या झंकार के अनुसार व्यंजन वर्ण दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। एक मिल जाएगा यहाँ पे, एक आएगा इसमें हिंदी में किसी भी वर्ग का, जो भी अभी कल की क्लास में आपने देखा था कि हिंदी में 5 वर्ग होते, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, तो उसी वर्ग के अनुसार यानी कि हिंदी में किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण में से कोई भी आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, अघोष वर्ण कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद सघोष या घोष वर्ण की बात करेंगे तो हिंदी में किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण सघोष या घोष वर्ण कहलाता है, सघोष या घोष वर्ण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट है जो जीभ के आधार पर, मोस्टली पॉइंट पूछ लेते कभी कभी, जीभ के आधार पर स्वर, जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन, तो नंबर 1 में हो जाएगा अग्रस्वर, अग्रस्वर, और नंबर 2 में हो जाएगा मध्य स्वर, मध्य स्वर, और नंबर 3 में हो जाएगा पश्च स्वर, पश्च स्वर। ठीक है,
तो अग्र स्वर की अगर देखो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मध्य स्वर वाला, है ना, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सबसे ज्यादा पेपर में आता है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्वर है। ठीक है, तो मध्य स्वर में केवल एक ही आता है, वो है छोटा आ। मध्य स्वर में कौन सा आएगा? छोटा आ। इसके पहले आप लोग यहाँ देखेंगे कि स्वतंत्र स्वर, है ना, स्वतंत्र स्वर कितने हैं? स्वतंत्र स्वरों की संख्या, स्वतंत्र स्वरों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। ठीक है, तो एक होता है छोटा आ, एक होती है छोटी ई, एक होता है छोटा ऊ और ऋषि वाला रा। ये होते हैं स्वतंत्र स्वर। कैसे स्वर होते हैं? स्वतंत्र स्वर होते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि पश्च स्वर की बात करेंगे तो इसमें सभी बड़े बड़े आएंगे, जैसे बड़ा आ, बड़ी ऊ, ई आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, उसके बाद ओ, आओ। ठीक है, और अंग्रेजी में जिसका प्रयोग करते ओ हो जाएगा। और अग्र स्वर में जो आएगा वो आएगा छोटी ई। ठीक है, और इसमें आ जाएगा छोटा ऊ और ऋषि और ए और आय। ठीक है, जी आ जाएंगे अग्र स्वर में। ठीक है, तो जीव के आधार पर कहेंगे सर, जीव के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उसमें आएगा एक अग्र स्वर, एक आएगा मध्य स्वर। मध्य स्वर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें एक ही स्वर आता है छोटा आ, जो पूछा जाता है बहुत ज्यादा। और पश्च स्वर में सभी बड़े, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओ, आओ और ओ वाला आएगा। ठीक है, इंग्लिश में से ओ पढ़ते। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्र स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि वाला रा। ठीक है, ऋषि वाला रा। आगे देखेंगे तो इसके आगे वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट को नोट करेंगे। एक होता है सजातीय स्वर, सजातीय स्वर, और एक होता है विजातीय स्वर। नंबर 1 में सजातीय और एक होता है विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। ठीक है, विजातीय स्वर। तो यदि सजातीय स्वर में बात करेंगे तो एक आएगा छोटी ई और एक आ जाएगा बड़ी ई और ए और एक आ जाएगा आय। ये होते हैं सजातीय स्वर। और विजातीय स्वर में बात करेंगे तो एक आ जाएगा छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आय, ओ और आओ। ठीक है, जी आ जाएंगे विजातीय स्वर में, है ना, सजातीय स्वर और एक हो जाता है विजातीय स्वर। ठीक है, और एक और इसमें पूछा जाता अमानक वर्ण, एक अमानक वर्ण भी आ जाता, तो इसको भी नोट करेंगे। अमानक वर्ण क्या है? ठीक है, तो लिखेंगे जिस वर्ण को हिंदी में मान्यता नहीं दी गई है, जिस वर्ण को हिंदी में मान्यता नहीं दी गई है उसे अमानक वर्ण कहते हैं, उसे अमानक वर्ण कहते हैं, अमानक वर्ण कहते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल में आएगा वो एग्जाम्पल में आ जाएगा जे अमानक वर्ण है। ठीक है, जे अमानक वर्ण है। वैसे इसका उल्लेख हिंदी में झा से करते हैं। ठीक है, झा झंडा से इसका उल्लेख करते हैं। और यदि पूछा जाए कि अमानक वर्ण का निर्माण किस व्यंजन वर्ण से हुआ है? अमानक वर्ण का निर्माण तो लिख लेना भा से हुआ है। ठीक है, भा से हुआ है। ठीक है, तो यदि पूछेंगे सजाती स्वर तो सजाती स्वर के अंतर्गत 4 स्वर आते हैं, छोटी, बड़ी, ए और आय। और विजाती स्वर के अंतर्गत बड़ा, छोटा, बड़ा और छोटा ऊ, उसके बाद बड़ा ऊ, ए, आय, ओ और औ आएंगे। ठीक है, अमानक वर्ण क्या है? तो अमानक वर्ण की परिभाषा आपने पढ़ ली होगी। जिस वर्ण को हिंदी में मान्यता नहीं दी गई हो उसे अमानक वर्ण कहते हैं। ठीक है, और उसका साइन ये है, जैसे पहले के समय में, अभी ज़्यादा पहले की बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 साल पहले की बात है। झांसी जंक्शन को आपने झांसी ऐसे लिखा देखा होगा, झा को। ठीक है, तो इसको हिंदी में झा के उच्चारण से पढ़ते हैं। उसके बाद इसका निर्माण यदि पूछेंगे कि इसका निर्माण कहाँ से हुआ है तो भा भालू से इसका निर्माण
हुआ है, ठीक है। उसके आगे फिर एक और पॉइंट आ जाता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, ये बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, गुरु के अनुसार प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, कई बार पूछ भी लिया जाता है इसको, प्रयत्न के आधार पर, एसआई में पूछा गया है, प्रयत्न के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है कि वर्ण के दो भेद होते हैं और दो में एक होता है अल्प प्राण, जो कामता प्रसाद गुरु ने बताया, और एक होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण अभी अपन थोड़ी देर पहले इसकी ट्रिक पढ़ा है कि अल्प प्राण किसी भी व्यंजन वर्ग, यानी कि किसी भी हिंदी में जो भी वर्ग है, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कहेंगे सर, और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण। और अल्प प्राण के अंतर्गत एक चीज और पढ़ी थी, अंतस्थ वर्ण, है ना, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण भी, अंतस्थ वर्ण में आ जाएंगे या, वा, और एक आ जाएगा रा, और एक आ जाएगा ला। तो अंतस्थ वर्ण भी अल्प प्राण है और अल्प प्राण के अंतर्गत इनको गिना जाता है। महाप्राण में कहेंगे तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी या ऊष्म स्पर्शी, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगे तीनों सा, और एक आता है हा, ठीक है। तो जी आ जाएंगे, ठीक है। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, जी नाम भी अपने आप में बहुत चर्चित है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार यानी कि प्रयत्न के आधार पर उन्होंने केवल वर्ण के दो भेद बताए थे, तो वो है एक अल्पप्राण और एक होता है महाप्राण। अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण। अंतस्थ वर्ण भी अल्पप्राण के अंतर्गत और महाप्राण के अंतर्गत ऊष्म संघर्षी और ऊष्म स्पर्शी व्यंजन को जोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो अगले पॉइंट में यदि देखेंगे तो अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह में दो वर्ण अभी पढ़े थे, अयोगवाह वर्ण में दो वर्ण, एक आता है अंग और एक आता है आहा। यदि दोनों वर्ण आ जाएंगे तो कहलाएंगे अयोगवाह, और यदि केवल अंग की बात करेंगे, अंग की, तो अंग केवल होता है अनुस्वार, अनुस्वार, और या फिर इसी को अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं, अनुनासिक वर्ण, अनुस्वार या अनुनासिक वर्ण, ठीक है। और यदि केवल आहा की बात करेंगे तो आहा बस केवल होता है विसर्ग, क्या होता है, विसर्ग, ठीक है। तो यदि अयोगवाह की बात करेंगे तो अंग और आहा उसमें दोनों मिलेंगे, और यदि अंग की बात करेंगे तो अनुस्वार या अनुनासिक वर्ण, और आहा की बात करेंगे तो विसर्ग, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि अनुनासिक वर्ण क्या है, अनुनासिक या अनुस्वार, है ना, अनुनासिक वर्ण या अनुस्वार, ठीक है, या फिर यहां लिखेंगे अनुस्वार, अनुनासिक या अनुस्वार वर्ण, ठीक है। तो अनुनासिक वर्ण लिखेंगे जिसका उच्चारण, जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, ठीक है। तो कैसे वर्ण कहलाते, अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। जब भी पेपर में आएगा कि अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं तो तुरंत बताना है कि जिसका उच्चारण सर नाक और मुंह दोनों से किया जाता है उनको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। और यहाँ पे ये पॉइंट है कि हिंदी में वर्ग के सभी पंचमाक्षर, वर्ग के सभी पंचमाक्षर, सभी पंचमाक्षर अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण होते हैं। ये मोस्टली पॉइंट है, नोट बना के इसको नोट कर लेंगे, है ना। तो हिंदी में
हिंदी में जो भी वर्ग के सभी पंचमाक्षर होते हैं वो अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक होता है वृत्तमुखी और एक होता है अवृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी पढ़ेंगे। वृत्तमुखी वर्ण किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा, जिसका उच्चारण करते समय, जिसका उच्चारण करते समय मुख का आकार वृत्ताकार रूप ले लेता है। ठीक है, तो वृत्तमुखी वर्ण में जिसका उच्चारण करते समय मुख का आकार वृत्ताकार रूप क्या होता है? ले लेता है, उसे क्या कहते हैं? वृत्तमुखी वर्ण ना, वृत्तमुखी वर्ण कहते हैं, वृत्तमुखी वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे में देखेंगे, जैसे में कौन से वर्ण हैं? जैसे में है छोटा ऊ, कॉमा बड़ा ऊ, कॉमा ओ और कॉमा आओ, और उसके बाद है औ। ठीक है, तो ये जो वर्ण हैं ये वृत्तमुखी वर्ण है ना। कैसे वर्ण है? वृत्तमुखी। तो अनुस्वार अनुनासिक वर्ण उम्मीद है कि ये समझ में आएंगे। जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी में वर्ग के सभी पंचमाक्षर, जो भी पंचमाक्षर वर्ग के सभी पंचमाक्षर क्या कहलाते? अनुनासिक वर्ण। उसके बाद देखेंगे तो वृत्तमुखी वर्ण। तो वृत्तमुखी वर्ण किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण करते समय मुख का आकार वृत्ताकार रूप ले लेता है, वृत्तमुखी वर्ण कहलाते हैं। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ आओ और ओ। ठीक है, और जस्ट आवृत्तमुखी की बात करेंगे। आवृत्तमुखी की तो अब तो परिभाषा नाम से ही समझ में आ गई होगी आवृत्तमुखी की, कि जिसका उच्चारण करते समय, जिसका उच्चारण करते समय मुख वृत्ताकार रूप नहीं लेता है, वृत्ताकार रूप नहीं लेता है, वृत्ताकार रूप नहीं लेता है, उसे क्या कहते हैं? आवृत्तमुखी वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं आवृत्तमुखी वर्ण। इसके बाद आगे देखेंगे तो अगले पॉइंट में यदि देखेंगे तो एक होती है आगत ध्वनि, आगत ध्वनि। ठीक है, कॉमा इन्हीं को कहते हैं गृहीत ध्वनि, गृहीत ध्वनि, और या फिर कह सकते विदेशज ध्वनि, विदेशज ध्वनि, विदेशज ध्वनि। ठीक है, तो आगत ध्वनि या गृहीत ध्वनि या विदेशज ध्वनि है ना। ये तीनों नाम अलग अलग हैं लेकिन है एक ही। ठीक है, आगत ध्वनि, गृहीत ध्वनि या विदेश ध्वनि। पेपर में आता है निम्नलिखित में से कौन सी आगत ध्वनि है, या निम्नलिखित में से कौन सी गृहीत ध्वनि, या निम्नलिखित में से कौन सी विदेश ध्वनि है। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, उसको याद कर लेंगे। अब का खा गए, अब का खा गए जाफिर। ठीक है, अब का खा गए जाफिर। तो इसमें देखेंगे अब से हो जाएगा आ, और का से हो जाएगा का, और खा से हो जाएगा खा, और गए से हो जाएगा गा, और जा से हो जाएगा जा, और फिर से हो जाएगा फा। तो जो भी ये वर्ण हैं, ठीक है, आगत ध्वनि या गृहीत या विदेशज ध्वनि, अब का खा गए जाफिर। ठीक है, इसकी ये ट्रिक है और इस ट्रिक से आपको याद करना है। तो अब से हो जाएगा आ, और का से हो जाएगा का, खा से हो जाएगा खा, और गए से हो जाएगा गा, जा से हो जाएगा जा, और फिर से हो जाएगा फा। यदि पूछा जाए कि इन ध्वनि को कहाँ से लिया गया है, तो ये अरबी और फारसी भाषा से ली गई हैं। अरबी और फारसी भाषा, अरबी और फारसी भाषा से ली गई हैं, अरबी और फारसी भाषा से ली गई हैं। ठीक है, फिर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो एक और पॉइंट इसमें मोस्टली पूछा जाता है कि भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई क्या है?
भाषा की सार्थक इकाई। भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो बताएंगे आप लोग कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है। तो भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य, ठीक है, और वाक्य से छोटी होती है उपवाक्य, ठीक है, और उपवाक्य से छोटी होती है पदबंध, और पदबंध से छोटी होती है पद, जिसको शब्द भी कहते हैं, ठीक है, और इससे छोटी होती है अक्षर, और अक्षर से छोटी होती है वर्ण, ठीक है, जिसको या करके ध्वनि भी कहते हैं, ठीक है। और फिर यदि यहाँ पे पॉइंट पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, छोटी इकाई भी कह सकते या लघुत्तम इकाई भी कह देते, लघुत्तम इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई। तो फिर बताना है वर्ण, ठीक है, और या करके इसी में ध्वनि भी कह देते कुछ लोग, ठीक है, लेकिन इसमें भी अलग अलग पॉइंट है। जैसे कि अगर वर्ण की बात करेंगे तो यह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है, सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। लिखित इकाई की बात करेंगे तो वो आएगी वर्ण, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई। तो फिर लगाएंगे ध्वनि, ठीक है, तो फिर हो जाएगी ध्वनि। तो देखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो सार्थक इकाई कहेंगे वाक्य, और वाक्य से छोटी, कई बार क्रम भी इसका लगाने को आ जाता है, तो इसका जो सही क्रम है वो ये इसका सही क्रम है, ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही क्रम है कि भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य, और वाक्य से छोटी होती है जो वो होती है सर उपवाक्य, और उपवाक्य से छोटी होती है पदबंध, और पदबंध से छोटी पद, जिसको शब्द भी कहा जाता है। शब्द से छोटी आएगी अक्षर, अक्षर से छोटी आएगी वर्ण, जिसको ध्वनि भी कहते हैं, ठीक है। फिर वर्ण और ध्वनि में मतभेद था, तो यहाँ पे हमने बताया कि भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई वर्ण या ध्वनि है, लेकिन भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई है वो है वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई वो है ध्वनि, ठीक है। और ये था सही क्रम इसका, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगले पॉइंट में, तो अगले पॉइंट में यदि बात करेंगे तो अर्धस्वर कौन कौन से हैं, अर्धस्वर, ठीक है, तो बताएंगे सर अर्धस्वर में या और वाह आ जाते, ठीक है, अर्धस्वर में। फिर उसके बाद यदि पूछी जाए कि पार्श्विक ध्वनि किसे कहते या पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक वर्ण, ठीक है, तो कहेंगे ला। उसके बाद आ जाए यदि लुंठित, लुंठित या प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित वर्ण, तो कहेंगे रा। उसके बाद जो पूछा जाएगा काकल या स्वातांत्रिक ध्वनि, काकल या स्वातांत्रिक ध्वनि, काकल या स्वातांत्रिक ध्वनि, तो ये होती है हा, काकल या स्वातांत्रिक ध्वनि। उसके बाद यदि पूछा जाए कि दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है, दंतोष्ठ वर्ण, तो वो होता है वाह। उसके बाद पूछा जाए कंठोष्ठ वर्ण, कंठोष्ठ वर्ण कौन से हैं, कंठोष्ठ वर्ण, तो कहेंगे ओ और आओ। उसके बाद यदि आ जाए कि कंठ तालब्य में कौन कौन से आ जाते, कंठ तालब्य में, तो कंठ तालब्य में जो आएंगे वो आ जाएंगे ए और आए, ये हो जाएंगे कंठ तालब्य में, ठीक है। तो यदि पूछा जाए कि अर्धस्वर में कौन कौन से आते, तो अर्धस्वर में आएंगे या और वाह, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट पार्श्विक वर्ण, बहुत पूछते पार्श्विक ध्वनि, तो ला, लुंठित या प्रकंपित होती है रा, काकल या स्वातांत्रिक की बात करेंगे तो वो आ जाएगा हा, ठीक है। उसके बाद दंतोष्ठ में आ जाता वाह, ठीक है, और कंठोष्ठ वर्ण में ओ और फिर उसके साथ में आ जाएगा अव, ठीक है। काकल कंठ तालब्य वर्ण में आ जाएगा ए और आय, जे कंठ तालब्य में आ जाएंगे, है ना। उसके बाद
अब तीनों सा की बात करेंगे तो तीनों सा का उच्चारण स्थान है ना, तो सलजम वाले सा का उच्चारण स्थान, ठीक है, सलजम वाले सा का उच्चारण स्थान, तो इसको तालु सा यानी कि तालब्य सा कहते हैं, यानी कि इसका उच्चारण करते तालु से, ठीक है, तालु से इसका उच्चारण करते। फिर यदि षटकोण वाले सा की बात करेंगे तो षटकोण वाले सा का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है मूर्धन से, ठीक है, मूर्धा भी कह सकते, ठीक है, मूर्धा से। और सपेरा वाले सा की बात करेंगे तो इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है दंत से, ठीक है, तो वो होता है दंत से, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे कि जो अपन ने कल की क्लास में पढ़े थे अंतस्थ वर्ण, इनको भी इकट्ठा ही यहीं पढ़ लेंगे। अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी बताई थी? 4, ठीक है, जो थे या, वा, रा और ला, ठीक है। और ऊष्म व्यंजन या ऊष्म वर्ण, ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे तो जे भी 4 थे, ठीक है, सा और हा, है ना। और स्वरों की संख्या कितनी बताई थी? स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या बताई थी 11। और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी बताई थी? तो कुल व्यंजनों की संख्या जो है, कुल व्यंजनों की संख्या होती है 39। और यदि पूछा जाए मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33, है ना। फिर यदि पूछा जाए कि कुल वर्णों की संख्या, ठीक है, कुल वर्णों की संख्या, तो कुल वर्णों की संख्या जो होती है वो होती है 52, है ना। कुल वर्णों की संख्या होती है 52। अब संयुक्त व्यंजन और देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो होती है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या तो ये होती है 4, ठीक है। एक छत्री का छ, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी और श्राश्रवण। फिर जल्दी से इसको देखेंगे कि छत्री का छा किनके योग से बनता है, तो का और सा, का में हलंत रहेगी, त्रा त्रिशूल ता और रा, ता में हलंत रहेगी, ज्ञा ज्ञानी में जा में हलंत और या रहेगा इसके साथ में, श्राश्रवण में सलजम वाला सा और रा, ठीक है। तो ये थे, तो सलजम वाले सा का उच्चारण स्थान बताएंगे तालु से, उसके बाद षटकोण वाले सा का उच्चारण स्थान बताएंगे मूर्धा से, और सपेरा वाले सा का स्थान बताएंगे दंत से, और अंतस्थ वर्ण का स्थान बताएंगे। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? 4, या, वा, राला, ठीक है। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? सा और हा। स्वरों की संख्या 11, कुल व्यंजनों की संख्या 39, और हिंदी में कुल वर्णों की संख्या होती है 52। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती? तो 4, छत्री का छ, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी, श्राश्रवण, ठीक है। तो वर्णमाला जो टॉपिक था कल और आज अपन ने वर्णमाला टॉपिक का पूरा अध्ययन कर लिया, यानी कि वर्णमाला टॉपिक पूरा फिनिश हो चुका है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा वो मिलेगा ब्राह्म चिन्ह। तो सबसे पहले तो प्रयाग एग्जाम यात्रा को सब लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसमें बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक आपको हिंदी की क्लास मिलेगी और भी सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी बेहतरीन अध्यापकों द्वारा, ठीक है। तो जल्दी से जाएंगे और इस धुरंधर बैच में जरूर जुड़ें, ठीक है। तो इसके लिए जय हिंद।